बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, तो हम आज डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है कि हम देखेंगे कि पेट्रोलियम क्या होता है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस के हवाले से। तो पहले बात करते हैं कि हमारे पास पेट्रोलियम क्या है। इसमें हमारे पास जो एक चीज़ अहम आती है वो ये है कि पेट्रोलियम बनता कैसे है। उस बारे में हम लोगों ने सारी बातें जो है हमने डिस्कस कर ली हैं। इस तरह से बच्चों हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम के हवाले से। तो पहली बात यह कि पेट्रोलियम है क्या। हम ये बात जानते हैं कि पेट्रोलियम बेसिकली हमारे पास ज़मीन से निकलने वाला एक ग्रीनिश ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड हुआ करता है। ठीक है ना। मतलब पहली बात क्या है कि हमारे पास पेट्रोलियम क्या है, ये डार्क भी हो सकता है, डार्क ब्राउनिश हो सकता है, ठीक है ना, या ये ग्रीनिश ब्लैक हुआ करता है। और अगर हम गौर करें कि ये बेसिकली हमारे पास एक विस्कस लिक्विड है। और विस्कस लिक्विड क्या होते हैं, ऐसे तमाम के तमाम लिक्विड जो कि गाढ़े हों वो विस्कस कहलाया करते हैं। और अब अगर हम ये बात गौर करें कि इस पेट्रोलियम के अंदर हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, याद रखिएगा हमारे पास पेट्रोलियम के अंदर हमारे पास जो कि विस्कस मटेरियल है, इसमें हमारे पास कुछ पोर्शन इसका गैसियस है, इसमें कुछ हमारे पास लिक्विड पोर्शन मौजूद है। इसी तरह हमारे पास पेट्रोलियम के अंदर सॉलिड पार्टिकल या सॉलिड पोर्शन भी है। और इसके साथ साथ हमारे पास वाटर भी हुआ करता है, हमारे पास सॉल्ट्स भी हुआ करते हैं। और साथ अगर आप देखें कुछ हमारे पास अर्थ पार्टिकल्स भी इसी ही पेट्रोलियम का हिस्सा हुआ करते हैं। तो मतलब ये हुआ, अगर हम गौर करें तो हमारे पास पेट्रोलियम के अंदर गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और हमारे पास सॉलिड फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। और जो कि हमारे पास ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन होते हैं, मीन कि गैसियस हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो। तो हम ये बात जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन नहीं है, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन होता है वो लाजमी तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हुआ करता है। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऐसे कंपाउंड भी हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हों, और ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स मौजूद हों। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमारे पास जो पेट्रोलियम है इसमें गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड स्टेट में, इसमें हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हुआ करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बात अहम है वो ये है, हाउ वी कैन सेपरेट ऑल दीज कंपोनेंट्स ऑफ द पेट्रोलियम। कि हमारे पास पेट्रोलियम की जितने भी फ्रैक्शंस हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, मीन क्योंकि हमारा ताल्लुक तो गैस, लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोकार्बन से हैं और हमने इनको अलग करना है और हम इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। याद रखिएगा बेटा कि पेट्रोलियम को हम कभी भी ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कि आप ज़मीन से पेट्रोलियम निकालें और कहें जी हम इसका ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही मिसाल ले लें कि अगर आप लोग एक बर्तन में पानी और इसमें आप शराब मिक्स कर दें, अब ना वो शराब के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, ना वो पानी के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, अगर आप इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग कर देंगे, फिर दोनों जो हैं वो अलग दो डिफरेंट मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इसलिए अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो बेसिकली पेट्रोलियम है ये भी है, क्या है, एक मिक्सचर है डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का। तो आप क्या करेंगे, आप कभी भी ऐसा पेट्रोलियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो बात मुझे रह गई है, जो हमने शुरू में करनी थी, वो ये है, पेट्रोलियम जो है ये लफ्ज़ पेट्रा से निकला हुआ लफ्ज़ है और पेट्रा से मुराद रॉक्स हुआ करती हैं। क्योंकि पेट्रोलियम जो है ये बेसिकली उन तमाम के तमाम इलाकों से निकलता है जो ज़्यादा पथरीले हुआ करते हैं, इसलिए हम इसको पेट्रोलियम का नाम दिया करते हैं। और ये भी ध्यान में रखें कि पेट्रोलियम और पेट्रोल में फ़र्क है। पेट्रोल जो है ये बेसिकली ये पेट्रोलियम की एक फ्रैक्शन है। मीन जब आप पेट्रोलियम को तोड़ेंगे तो तोड़ने में एक हमें जुज़ हासिल होगा, वो पेट्रोल होगा, बाकी भी होंगे लेकिन उनमें से एक जुज़ हमारे पास पेट्रोल भी होगा। अब हमारे पास अगर आप गौर करें
कि हम ये तमाम के तमाम मीन गैस, लिक्विड और सॉलिड हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो हैं इनको हम किस तरह पैदा करेंगे। सो फॉर दिस पर्पस वी विल हैव टू यूज द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करके कि हम गैसियस, लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स को अलग करेंगे। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? सो दिस इज द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। कि अगर हमारे पास कोई भी मिक्सचर है और मिक्सचर के अंदर उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं और अगर हम उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाहते हैं, so we can separate these components on the basis of their boiling points. So such type of separation is known as fractional distillation. तो हमेशा हम लोग ऐसे ही करते हैं कि हम पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शंस हैं उनका हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही अलग क्या करते हैं। ठीक हो गया। सेकेंडली हम देखते हैं हमारे पास नेचुरल गैस की बात की जा रही है कि नेचुरल गैस क्या है। बेटा इसमें थोड़ा सा ना एक और बात गौर कर लें कि हमारे पास यहाँ जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं सिर्फ वही सेपरेट हो सकते हैं। मीन अगर आप देखें हमारे पास इन हाइड्रोकार्बन्स में गैसेस भी वोलेटाइल होती हैं, इसमें मौजूद लिक्विड जो है वो भी वोलेटाइल है। मीन आप उनको रैपर्स में कन्वर्ट कर सकते होते, तभी तो हमारे पास वो जब रैपर्स में कन्वर्ट होंगे तो बेसिकली आप उनको बॉयल कर सकते हैं। जब बॉयल करेंगे तो बॉइलिंग में वो सेपरेट हो जाएंगे, हम कहेंगे हमने इनको, और पीछे हमारे पास जो चीज रह जाएगी वो सारा का सारा सॉलिड मटेरियल होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर बोलते नेचुरल गैस क्या है, याद रखिएगा कि नेचुरल गैस हमारे पास है, ये भी पेट्रोलियम का एक फ्रैक्शन है। हम जब पेट्रोलियम जब हम तोड़ेंगे, तोड़ने पे हमें एक जो कंपोनेंट है वो हमें नेचुरल गैस भी हासिल होता है। और नेचुरल गैस क्या है? दिस इज लोअर मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन। मतलब ये कि हमारे पास जो नेचुरल गैस है ये ऐसा हाइड्रोकार्बन है कि जिसमें हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं जिनका मास बहुत कम हुआ करता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि लोअर मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन हुआ करते हैं। और इसमें हमारे पास तकरीबन जो है वो 85% इसके अंदर हुआ करती है मीथेन गैस। मतलब ये जो आपकी नेचुरल गैस में हमारे पास तकरीबन कोई 85% इसके अंदर मीथेन गैस हुआ करती है। और इस तरह हम लोग मीथेन गैस को हम लोग सीएनजी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पास किस चीज का मुखाफफ है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। अब यहाँ अगर हम गौर करें तो हमारे पास इसमें आप गौर क्या करना है कि हमारे पास नेचुरल गैस इस्तेमाल क्या करते हैं। नेचुरल गैस को हम अमूमी तौर पे हम अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ हमारे पास जो आखिरी सवाल है, जो अहम सवाल है, वो ये है कि क्या हमारे घरों में जो गैस आ रही है वो गैस क्या उसका कोई ऑर्डर भी होता है, क्या उसकी कोई स्मेल भी है? तो याद रखिएगा बेटा कि हमारे घरों में आने वाली जो मीथेन गैस है, एक्चुअली मीथेन गैस की कोई स्मेल नहीं होती। मतलब जहाँ से भी मीथेन गैस पैदा होती है उसकी कोई बू नहीं होती। फिर क्या करते हैं, जहाँ से गैस निकल रही होती है इसमें भी खुद से सल्फर के कंपाउंड्स मीन थायोल्स वगैरह ऐड करते हैं। तो थायोल बेसिकली ये सल्फर के कंपाउंड हुआ करते हैं। तो हम ये सल्फर के कंपाउंड इसीलिए ऐड करते हैं ताकि अगर ये गैस कहीं से लीक भी हो रही हो तो उसकी लीकेज को हम फील कर सकें। ये ना हो कि लीक हो रही है और वहाँ अगर आप आग वगैरह जलाएं तो वहाँ आग लग जाए। तो इसलिए इस हादसे से बचने के लिए मीथेन गैस के अंदर हम खुद से थायोल्स ऐड करते हैं, जो बेसिकली हमारे पास सल्फर के कंपाउंड है, ताकि जहाँ से भी लीक हो वहाँ से इसकी लीकेज का एहसास हमें हो सके। ठीक है। तो बच्चों कल से हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स क्या होते हैं और हम फिर इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे।